हेलो गाइस, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगभग 32,000 रुपए का विदेशी कर्ज है। यह कर्ज पिछले 7 सालों में लगभग 6,000 रुपए पर व्यक्ति बढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो 9 दिसंबर 2021 को भारत ने जो अपने साल का सबसे बड़ा ऋण था वो लिया था एडीबी से, जो कि था 2,645 करोड़ रुपए। और भारत ने इस साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का करोड़ रुपए लोन लेने की योजना बनाई हुई है। 2021 तक देश के हर आदमी पर लगभग 32,000 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। यह सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। पहला प्रश्न आपके मन में तो डेफिनेटली यह उठेगा कि एनडीए सरकार ने बीते 7 सालों में उससे पहले यूपीए सरकार की पिछले 7 सालों में कितने ज्यादा कम कर्ज ली है या कितने कम कर्ज ली है। सेकंड, आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में कितना ज्यादा कर्ज ली है। मैं आंकड़ा 2021 तक का बताऊंगा क्योंकि 2022 आपका रनिंग में है। किन किन संस्थानों से भारत सरकार या कोई भी देश ऋण लेती है, भारत के प्रत्येक लोगों पर अभी के आंकड़ों के मुताबिक कितना कर्ज लदा हुआ है। आइए इस सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और डेफिनेटली इन सारे प्रश्नों का आंसर मैं आपको विद प्रूफ दूंगा। अगर मैं बात करूं कि भारत पर लगभग कुल कर्ज अब तक लगभग 43 लाख करोड़ रुपए का है, विदेशी कर्ज। अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की बात करूं, एकदम पास्ट से, तो आजादी के बाद 1950 में जो हम लोग का ऋण हुआ करता था वो हुआ करता था 380 करोड़ रुपए। 1950 तक जो हम लोग का ऋण था वो था 380 करोड़ रुपए। उसके बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जो ऋण था वो बढ़ता ही रहा, कभी भी कम नहीं हुआ है। और ये बढ़ता बढ़ता आज की बात करें तो लगभग 43.32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर लदा हुआ है। एक और सवाल आपके मन में उठेगा कि इन सारे पैसों का सरकार करती क्या है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आपको बताता हूं कि ये जो कर्ज लेती है सरकार, ये तो पुराने कर्जों का ब्याज देने के लिए लेती है, साथ साथ केंद्रीय स्कीम जो होता है, सेंट्रल स्कीम होता है, उसको ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करने के लिए उस पैसे को खर्च करती है। साथ ही डेवलपमेंट के काम करती है, एजुकेशन पर खर्च करती है, हेल्थ पर खर्च करती है, सैनिटेशन पर खर्च करती है। साथ साथ वो सारे काम करती है जो कहीं ना कहीं पब्लिक को कंफर्ट दे, डैम बनवाती है या ऐसे बहुत सारे काम करती है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ करे। तो ये पैसे का यूटिलाइजेशन रहा। अगर मैं बात करूं कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की अगर हम बात करें कि 2006 से लेकर 2013 7 साल और 2014 से लेकर 2021 तक की सरकारों ने कितना ऋण लिया था, और अगर उन दोनों के ऋणों को कंपेयर करें तो वो हम लोग को आगे मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि 2014 में जब बीजेपी सरकार लड़ रही थी इलेक्शन तो उनके मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी बात कही गई थी कि हम विदेशी कर्ज को कम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो 2014 से लेकर 2021 तक लगभग भारत का कर्ज कम नहीं हुआ है, बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। थोड़ा सा मैं और पास्ट की बात करूं तो 2006 से लेकर 2006 में हम लोग के पास जो कर्ज हुआ करता था, हम लोग के ऊपर विदेशी कर्ज, फॉरेन कर्ज जो हुआ करता था वो हुआ करता था 10 लाख करोड़ रुपए। और 2006 से लेकर 2013 तक 13 में जो हमारे ऊपर कर्ज हो गया वो हो गया 31 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब जो इससे पहले गवर्नमेंट थी मनमोहन सरकार की 2006 से लेकर 2013 तक में, उसमें हमने लगभग 21 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। और मैं बात करूं 2013 से लेकर 2021 तक की, तो इसमें जो हमारा कर्ज रहा वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए रहा है।
तो ये सब अगर हम जोड़ के बताएं तो भारत पर लगभग 43.42 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रेजेंट में है, जिसका मतलब प्रत्येक भारतीय के ऊपर 32,000 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। इस बात से एक बात तो क्लियर पता चलती है कि 2014 के बाद जो सरकारें बनी या जो सरकार आई एनडीए की, उन्होंने देश के कर्ज को कम तो नहीं किया बट बढ़ा जरूर दिया है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले 7 सालों में, तो जो लोन 2013 से लेकर 2006 से लेकर 2013 तक लिया गया था, उसका आधा लोन 2014 से लेकर 2021 तक लिया गया है। जबकि 2014 से लेकर 2021 तक में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, कोविड, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी हमने कर्ज को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा। तो एक बात तो यह सही रही कि हमने कर्ज को कम लिया है। अब बात यह आएगी कि जो सरकार है वो कर्ज किस तरीके से कैसे लेती है। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं मोदी वर्सेस मनमोहन गवर्नमेंट का कंपैरिजन करूं तो किस सरकार ने किस साल में कितना कर्ज लिया था। अगर मैं बताऊं 2006 में मैं पिछले 7 सालों का कंपेयर दोनों सरकारों की करता हूं, 2006 से 2013 और 2013 से 2021। 2006 में जो लोन रहा है वो हमारे ऊपर था 10 लाख करोड़ रुपए का। 2007 में हो गया 13 लाख करोड़ रुपए। इट मींस हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए का लोन एक साल में लिया। उसके बाद 17 लाख करोड़ रुपए, ये आप देख लीजिएगा हम लोग लोन कितना ले रहे हैं। फिर हो गया 2009 में, फिर हमने कोई लोन नहीं लिया, 17 लाख करोड़ रुपए का ही लोन रहा। फिर 2010 में ये हो गया 19 लाख करोड़ रुपए। फिर 2011 में हो गया 24 लाख करोड़ रुपए, 2012 में हो गया 27 लाख करोड़ रुपए और 2013 में हो गया 31 लाख करोड़ रुपए। अब यहां से सरकार बदल जाती है, आ गई एनडीए सरकार या मोदी सरकार। 2014 में जो इन्होंने लोन लिया वो हो गया 3 करोड़ रुपए का, नहीं 2 करोड़ रुपए का। जो 31 करोड़ रुपए था वो बन गया 33 करोड़ रुपए। फिर 2015 में 36 करोड़ रुपए, 2016 में 36 करोड़ रुपए। ये एक्चुअली मैं टोटल बता रहा हूं, 33 से 36 इट मीन 3 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया गया। 2017 में 35 लाख करोड़, 18 में 40 लाख करोड़, 19 में 41 लाख करोड़ और 20 में 42 लाख करोड़ और 2021 में 43 लाख करोड़ रुपए का हम लोग के ऊपर लोन हो गया। इट मीन्स 2020 से 21 में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। भारत के हर आदमी पर पिछले 7 सालों की बात करें तो हर आदमी पर लगभग 6,000 रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ा हुआ है। अब यह सब सुनने के बाद आपके मन में एक और सवाल उठेगा कि भारत को कर्ज देता कौन है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत जो है कर्ज 4 तरीकों से लेता है, जो बेसिक है। फर्स्ट अगर मैं बताऊं तो कई विदेशी या कई वर्ल्ड बैंक हैं जिनसे भारत कर्ज लेता है, जो प्रत्येक देशों को कर्ज देती हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईआरबीडी, एडीबी, एनडीबी और अन्य विदेशी बैंक जो दूसरे देश को लोन प्रोवाइड करती हैं। जैसे भारत का एग्जिम बैंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है वो भी कई देशों को लोन देता है। दूसरा जो हमारे यहाँ बैंक हैं जैसे आरबीआई हो गए या और जो अन्य गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक हैं, उनमें जो पैसे होते हैं उनसे भी सरकार कर्ज के रूप में वो पैसे लेती है। तीसरा, सरकार क्या करती है, कोई बॉन्ड जारी कर देती है, सार्वजनिक कर्ज लेती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से, और कोई स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत लेती है, फिक्स डिपॉजिट करवाती है। ये सब पैसे अल्टीमेटली सरकार के पास ही जाते हैं, जो एक सर्टेन परसेंट आपको देकर आपसे पैसे को ले लेती है। आप पैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में थोड़ी ना रहते हैं। आपको अगर बैंक पैसा एक्स्ट्रा दे रहा 3%, 4%, 10%, तो डेफिनेटली उस पैसे से बैंक और ज्यादा पैसा अर्न करता है और वो पैसे कहीं ना कहीं फिर सरकार को चली जाती हैं कर्ज के रूप में। फोर्थ पॉइंट है, हम गोल्ड को एज ए कोलेटरल रखकर भी कर्ज लेते हैं। मतलब सोने को
गिरवी रखकर हम लोग कर्ज लेते हैं। हालांकि ये 1990 में ऐसा किया गया था, उसके बाद अब तक ऐसा नहीं किया गया है। तो ये 4 तरीके हो गए जिनसे भारत लोन लेता है, या कोई भी देश इन्हीं 4 तरीकों से लोन लेता है। अब एक प्रश्न और आपके मन में उठेगा, कर्ज लेने से हमें नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा हैं? देखो, अगर आप पैसा किसी से लेते हो और उसे एक ऐसे प्लेस पर आप इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाए, आपको जो इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा अगर आपको रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली वो पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उससे देश का ग्रोथ होगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, इसके साथ साथ देश भी कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। लेकिन अगर उस पैसे को लेकर हम पैसा अगर जनता में बांट देते हैं तो डेफिनेटली लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए नुकसान है। लेकिन वही हम चीजों से अगर रोड बनवा दें, डैम बनवा दें, कोई प्रोजेक्ट बनवा दें जिससे हमें टैक्स के रूप में, जैसे हम रोड बनवाएंगे तो हमको टोल टैक्स मिलेगा, और डेफिनेटली उससे हम कर्ज भी चुका देंगे और देश के लिए बड़ा फायदा भी हो जाएगा, देश एक डेवलप हो जाएगा, या देश में एक डेवलपिंग में एक तरीके का बेहतर काम हो जाएगा। तो हम पैसे का यूज किस प्रकार करते हैं ये डिपेंड करता है आप पर, जिससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा, वही मैं बात करूं विश्व की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो कितने देश ने कितना ज्यादा लोन ले रखा है। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान ने लगभग अपने जीडीपी का 254% लोन ले रखा है। इसका मतलब जापान में अगर 100 रुपए हैं तो उसने लोन ले रखा 254 रुपए का, जो कि 154% अधिक है, आप सोच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वही अमेरिका की, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, उसने भी 133%, 133% लोन ले रखा है। इसका मतलब 100 रुपए अगर अमेरिका के पास है तो उसने लोन 133 रुपए का ले रखा है, 33% एक्स्ट्रा। फ्रांस की बात करूं तो 115%, ब्रिटेन की बात करूं तो 104%, ब्राजील की बात करूं तो 98%, चीन की बात करूं तो 66%, वहीं रूस की बात करूं तो 19%। मतलब रूस ने अब तक सबसे कम लोन ले रखा है। इसका मतलब 100 रुपए अगर उसकी अर्निंग है तो 19 रुपए ही उसने लोन ले रखा है। और अगर वहीं भारत की बात करूं तो भारत ने लगभग 89% लोन ले रखा है। मतलब 100 रुपए हैं तो हमने 89, हमारी अगर जीडीपी 100 रुपए की है या हमारा जो टोटल 100 रुपए की अर्निंग है तो हमने 89 रुपए उसमें लोन के हैं। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी ज्यादा ग्रोथ देश करता है कहीं ना कहीं उसका लोन भी उतना ज्यादा होता है। हमसे कई ज्यादा डेवलप्ड देश ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा अपने जीडीपी से, तो डेफिनेटली उन्होंने इस लोन का यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया होगा, जिससे उनकी जीडीपी बढ़ी और उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर गई और आज वो डेवलप्ड है। जापान, मैंने एग्जांपल बताया, 254%, 100 रुपए अगर उसकी अर्निंग है तो 154 रुपए एक्स्ट्रा उसने ले रखे हैं। तो डेफिनेटली लोन हमारे लिए खराब नहीं है जब तक उसका यूटिलाइजेशन हम खराब तरीके से ना करें। भारत को टॉप 5 जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लोन दिया है, अगर मैं आपको बताऊं तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इन्होंने हमें लोन दे रखा 27.57 हजार करोड़ रुपए। वहीं एडीबी से जो हमारा टोटल लोन है अब तक का वो 24.10 हजार करोड़ रुपए। वहीं एनडीबी से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से 18.19 लाख करोड़ रुपए। वहीं आईडीए से जो हमारा लोन रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से, वो रहा है 12.21 थाउजेंड करोड़ रुपए। वहीं जो हमने सबसे ज्यादा लोन लिया वो लिया है IFRD के तहत, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इससे जो हमारा टोटल लोन रहा वो 228,000 करोड़ रुपए, और टोटल लगभग मिलाकर हो जाते हैं 43.32 लाख करोड़ रुपए हमारा कर्ज है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर 32,000 रुपए का कर्ज है, जबकि मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में हर व्यक्ति पर लगभग 17 लाख रुपए का कर्ज लगा हुआ है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, और है तो डेफिनेटली ये सेशन आपको समझ में आया होगा और कर्ज लेने का पूरा प्रोसेस आपको पता चला होगा। आपको साथ ये जानकारी मिलेगी कर्ज लेने से बेनिफिट होता है या नुकसान होता है या हमारा लॉस होता है।
तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। डेफिनेटली इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।